हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के बारे में। तो चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो वो हमें क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे, और वो अपने ट्रांसपोज के साथ कम्यूट कर रही हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं कि वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब ये जो हमें दिया है कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो ये कब पॉसिबल है? यहीं से हमारे पास सवाल आता है कि क्या ए का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है या नहीं। क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तब भी ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, सपोज एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम का होगा। तो इस केस में हमारा जो ए ट्रांसपोज है वो क्या आ जाएगा, हमारा एम क्रॉस एम का आ जाएगा, और ए ट्रांसपोज ए हमारा एन क्रॉस एन का आएगा। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी? सबसे पहले तो साइज बराबर होना चाहिए, तो एम को एन के बराबर होना पड़ेगा। तो ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस की ही क्लासिफिकेशन है, मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। दूसरा सवाल आता है कि डज ए नीड टू बी रियल मैट्रिक्स? क्या उसकी जो एंट्रीज हैं वो रियल से ही होनी चाहिए? इसका भी जवाब है हाँ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है ये क्लासिफिकेशन स्क्वायर मैट्रिक्स की है, और इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, रियल एंट्रीज होनी चाहिए। इसके एलिमेंट्स रियल फील्ड से आपके आने चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स फील्ड से आ रहे हैं तो सर्टेन प्रॉपर्टीज जो रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है वो कॉम्प्लेक्स वाली सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। जब हम कॉम्प्लेक्स पर पहुंच जाते हैं तो उस केस में हम ऑर्थोगोनल के सिमिलर, या फिर आप बोल सकते हो इससे सुपीरियर, इससे जनरल जो हमारा टर्म है वो यूज करते हैं, दैट इज यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें हम ट्रांसपोज की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वहां पर हमारा ट्रांजुगेट आ जाता है, यानी ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट। ठीक है, जब हम ए ट्रांजुगेट करेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करेंगे, तब हमारा वो आइडेंटिटी के बराबर बन पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई ये ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी के बराबर आना रिप्रेजेंट क्या करता है, यहां से हमें क्या पता चलता है। तो हमने यहाँ पर ए की जनरल मैट्रिक्स लिखी है कि भाई A11 A12 इस तरह से इसमें एलिमेंट्स हैं। रो वन के एलिमेंट 1 1 1 2 1 3 है, रो टू के 2 1 2 2 2 3 है। और ट्रांसपोज जब हम करेंगे इस मैट्रिक्स का, इसकी जो रोज है वो कॉलम्स बन जाएंगे और कॉलम्स रोज बन जाएंगे। तो ए ट्रांसपोज हमने लिख लिया है। फिर हमने ए ट्रांसपोज लिखने की कोशिश की है, तो हमने देखा कि जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या बन रही है, हमारी इस तरह से बन रही है, स्क्वायर बन रही है एलिमेंट्स का। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, A11 A21 प्लस A12 A22 इस तरह से आ रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम देखते हैं। अगर हम डायगोनल एंट्रीज की बात करें तो वहां से हमें क्या पता है कि ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है। तो आइडेंटिटी के बराबर अगर हम रखेंगे तो ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, और ये आ जाएगी हमारी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपका ए ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक मैट्रिक बनेगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट है और यहाँ पर जो एलिमेंट है दोनों ही क्या आएंगे, बराबर आएंगे। दिस विल एक्ट एज एन मिरर। ठीक है, तो अब हमारा ये जो नोट है ये देखिए, जो रियल मैट्रिक्स होती है, या फिर आप रियल वेक्टर्स लिख सकते हैं यहाँ पर, और वेक्टर्स को हम क्या लेकर चलते हैं, ऐसे कॉलम वेक्टर लेकर चलते हैं। अगर हम रियल वेक्टर्स की बात करें रियल स्पेस में आर एन टाइप के, तो वहां पर अगर हमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना है तो हम क्या इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, ए कॉमा बी, ए ट्रांसपोज बी से हम डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर ए और बी हमारे दोनों ही क्या है, कॉलम वेक्टर्स हैं, क्या है, कॉलम मैट्रिसेस हैं आप बोल सकते हो। तो अगर ऐसा है तो मान लीजिए ए हमारा A1 A2 A3 AN है, कॉलम मैट्रिक्स है, यानी इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। और बी हमारा B1 B2 B3 BN है, इसका भी ट्रांसपोज लिख लीजिए। हमें क्या चाहिए, इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया है, ए कॉमा बी, ये हमारा साइन होता है इनर प्रोडक्ट का, और इनर प्रोडक्ट बेसिकली एक मैप होता है वी क्रॉस वी से फील्ड पर। ठीक है, तो इस ये सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर हमने जो स्पेसिफिक इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, जो कि आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर एनालिसिस में डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हो आप। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आप आई कैप जे कैप के जो कोएफिशिएंट्स हैं दोनों में उनको मल्टीप्लाई करते हो एंड देन ऐड कर देते हो। ठीक है, और एक स्केलर क्वांटिटी आता है जो कि फील्ड से होगा। वही यहाँ पर आप जब ऑब्जर्व करोगे तो सेम केस आपको यहाँ मिलेगा। आपका क्या हो रहा होगा, A1 और B1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, A2 B2 जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, और फिर ऐड हो रहा होगा। इस तरीके से अगर आप लिखकर देखो तो ये क्या बन जाएगा, समेशन AI BI बन जाएगा, और I फ्रॉम 1 to N के बराबर बन जाता है। ठीक है, अब यहीं से हमारे पास आता है कि अगर ऐसा हो कि ये जो इनर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेसिफिक इनर प्रोडक्ट, अगर जीरो बन जाता है, यानी ए कॉमा बी का इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जो हमने डिफाइन किया वो जीरो बन जाता है, तो वेक्टर में भी हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो सेम यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई अगर ये जो इनर प्रोडक्ट है वो हमारा जीरो हो जा रहा है, यानी ए ट्रांसपोज बी जीरो आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंक्लाइन है, और ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है। अब हम कंसीडर करते हैं हमारी जो रो वन थी, ए जो मैट्रिक्स हमने ली थी,
ये जो मैट्रिक्स हमने ली थी इसकी जो रो 1 है इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम रो 1 देखें तो अगर ऐसे लिखोगे तो ये तो एक रो मैट्रिक्स है, बट हमने जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया वो किस पर डिफाइन किया, कॉलम। हर एक वेक्टर को कैसे लेना है, एज ए कॉलम मैट्रिक्स लेना है, तो हमने इसको एज एन कॉलम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया है R1 को। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं R1 और R2 का इनर प्रोडक्ट। जब हम R1 और R2 का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 ट्रांसपोज R2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये R1 का ट्रांसपोज हो गया और ये R2 आ गया हमारे पास। हमने निकाला तो ये हमारा आ गया। ये कौन सी एंट्री थी हमारी, A12 एंट्री थी, यही कि बताओ कि नहीं, यही थी ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी ये जो 1-2 एंट्री थी, 1/2 एंट्री थी, वो क्या है, R1 ट्रांसपोज R2 है। ऐसे ही जब आप 1/3 एंट्री देखोगे तो वो क्या है, आपकी R1 ट्रांसपोज R3 है। यानी कि ये क्या है, आपका इनर प्रोडक्ट है, किसका, R1 और R2 का। और हमने कंपैरिजन करके ये देखा कि ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। मतलब दो रोज का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो रोज हैं, अगर आप इनको प्लॉट करोगे या बनाओगे किसमें, Rn में, यहाँ पर R3 में अगर आप बनाओगे तो आपस में ये दोनों रोज, ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, R1 R2 भी परपेंडिकुलर है। फिर हमने ऑब्जर्व किया R1 R3 भी परपेंडिकुलर है और R2 R3 भी परपेंडिकुलर है। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज थी, 3 रोज थी, और वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, वो आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है, हर एक रो आपस में। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं। अब इनर प्रोडक्ट से ही हम क्या डिफाइन करते हैं, नॉर्म डिफाइन करते हैं। नॉर्म किस तरह डिफाइन करते हैं हम, नॉर्म ऑफ V जो है वो किसके बराबर हो जाता है, इनर प्रोडक्ट B, और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये नॉर्म हम डिफाइन कर सकते हैं इनर प्रोडक्ट की सहायता से। क्लियर है, तो यहाँ पर हम R1 का नॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं, और ये नॉर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बेसिकली लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि अगर हमारे पास ये R2 स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर मैंने A, B लिखा, ये एक वेक्टर था। फिर मैंने यहाँ पर रखा A, -B, A, -B, तो A, -B कहाँ होगा, नीचे होगा, यहां पर होगा। अब इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालू तो वो क्या आ जाएगा, A², उल्टा करते हैं इसको, B, -A करते हैं, B, -A कहाँ होगा, तो यहां पर कहीं B होगा, उसके ऊपर हमें -A जाना है तो नीचे ही होगा, और वो क्या हमें पता है कि वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं जिनको हमने प्लॉट किया, ये आपस में क्या है, 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि AB का डॉट प्रोडक्ट AB के साथ ही करती हूँ, अगर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ करते हैं तो क्या होता है, नॉर्म ऑफ B का स्क्वायर आता है कि नहीं आता, लेंथ आती है कि नहीं आती, स्क्वायर आता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट कर रहे हैं दूसरी तरफ। लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी इस वेक्टर का, A² + B² का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने R1 का नॉर्म निकालने की कोशिश की है, लेंथ निकालने की कोशिश की है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसमें हमने वैल्यू रखी तो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ A11², A12², A13²। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने कंपेयर की थी, क्या थी, 1 थी। तो R1 का नॉर्म क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट इज 1 ही आ जाएगा। नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, नॉन जीरो का, जीरो का जीरो होगा, मतलब आप बोल सकते हो नॉन नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें क्या पता चला, सबसे पहली बात, जो आपकी रोज हैं इनकी जो लेंथ है वो 1 होगी। लेंथ बोले तो इनका नॉर्म जो है वो 1 होगा, यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि भाई A11², A12², A13² 1 होगा। फिर हमने देखा कि A21², A22², A23² 1 होगा। ऐसे ही थर्ड रो जो है इसकी भी लेंथ क्या होगी, 1 होगी। दूसरा हमने देखा कि भाई ये सारी रोज जो है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ऑर्थोगोनल होगी। इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, तो इसी को कंक्लूड करके हम लिखते हैं कि पहला ये कंक्लूजन है कि भाई रोज ऑर्थोगोनल है और उनका जो डॉट नॉर्म है वो क्या है, 1 है। और इसी चीज को हम क्या लिख देते हैं कि वो हमारा ऑर्थो नॉर्मल सेट बना रही है। क्या बना रही है, ऑर्थो नॉर्मल सेट बना रही है। ऑर्थो नॉर्मल मतलब ऑर्थोगोनल होना चाहिए और हर एक का नॉर्म जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो रोज है, अगर आप रोज करके लिखोगे वेक्टर, तो हमारा जो सेट ऑफ रोज है वो भी ऑर्थोनॉर्मल होगा, और सेट ऑफ कॉलम्स है वो भी ऑर्थोनॉर्मल सेट बन रहा होगा। किसमें, Rn में, अगर आपकी मैट्रिक्स n क्रॉस n की है तो। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 1/√3, 1/√3, 1/√3, हमारी रो 1 है। अगर हम इसका नॉर्म देखें तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ये जो हमारी रो 2 है इसका नॉर्म भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। रो 3 है, इसका नॉर्म भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और इनका जब डॉट प्रोडक्ट आपस में आप निकालोगे, R1 ट्रांसपोज R2 करोगे तो आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। R1 ट्रांसपोज R3 भी 0 आ रहा है, और R2 ट्रांसपोज R3 भी 0 ही आ रहा है। तो सारी रोज आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, और इंडिविजुअल रो का जो नॉर्म है वो 1 आ रहा है। तो जो आपका R1, R2, R3 ये जो सेट है ये क्या है, ऑर्थो नॉर्मल सेट बन जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉलम वाइज देखना चाहो तो कॉलम वाइज भी देख सकते हो, C1, C2, C3 भी आपका एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बनेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स में ही कि जो 2 क्रॉस 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होती हैं उनकी जनरल फॉर्म होती है वो या तो रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है या फिर रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसका क्या मतलब है? हमने बोला कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि वो क्या सेटिस्फाई कर रही है कि भाई ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है। जब हम 2 क्रॉस 2 स्पेस पर आ गए, यानी कि हम कहाँ पर आ गए, R2 पर आ गए, मतलब आपकी जो प्री इमेज है वो भी R2 में है और आपकी जो इमेज बनेगी वो भी R2 में बनेगी। तो रोटेशन मैट्रिक्स क्या करेगी, सपोज यहाँ पर मेरा एक वेक्टर है तो रोटेशन क्या होगा, इसको रोटेट कर देगा कितने एंगल से, थीटा एंगल से रोटेट कर देगा। जब हम ऐसे मैट्रिक्स लिखेंगे मतलब यहाँ पर जब आपका माइनस का साइन होगा तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जहाँ जब यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो ये रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे और क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, घड़ी के साथ चलना है तो क्लॉकवाइज और वापस उल्टे जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमारी जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होती हैं 2 क्रॉस 2 की, वो या तो रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है या तो वो रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। 2 क्रॉस 2 की है तो उनका असर हमें R2 स्पेस में ही दिखाई देगा। नाउ सपोज अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख लेती हूँ π/4, थीटा की वैल्यू क्या रख रहे हैं, π/4, तो क्या आ जाएगा कोस π/4 1/√2, साइन π/4 1/√2, और ये हो जाएगा -1/√2, ये 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। कौन से वाली में रखा है मैंने, इस वाली मैट्रिक्स में रखा है। तो क्या असर होना चाहिए इसका कि मैं कोई भी वेक्टर से अगर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो वेक्टर है वो 45 डिग्री, क्योंकि मैंने थीटा की जगह 45 रखा था, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाना चाहिए। देखते हैं कि रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज मैं यहाँ पर क्या है 1,0 से पर मैं ऑपरेट करती हूँ मेरी ये मैट्रिक्स, ये मेरी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये हमने चेक किया यहाँ पर कि ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ रहा है, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब मैं चेक कर रही हूँ कि क्या ये यही काम कर रहा है जो हमने बोला है, क्या ये रोटेट कर रहा है वेक्टर्स को। तो आप देखोगे कि 1√2 दिस इंटू दिस तो 1/√2 आ जाएगा, दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो आपका जो 1,0 है वो कहाँ चला गया, 1/√2, 1/√2 पर चला गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो वेक्टर था वो आपका 45 डिग्री जो है वो क्या हो गया, रोटेट हो गया। अब अगर आप R2 का कोई भी वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही रिजल्ट देगा कि उसको रोटेट कर देगा। ठीक है, अब दूसरी रोटेशन की जो दूसरी मैट्रिक्स है ये क्या करेगी, इसी काम को उल्टा करेगी। ये जो 1,0 ऊपर गया है इसकी बजाय ये कहाँ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। दूसरी हमारी जो जनरल फॉर्म है वो आती है रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेज। ठीक है, तो वो किस तरह की होगी, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, देखो एलिमेंट वही है, कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा। डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर जो हमारी ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट साइन है, और रिफ्लेक्शन में हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइन में है। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। तो हमने ए निकाला, ए ट्रांसपोज ए निकाल के देखा तो वो आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन हम बोल रहे हैं तो रिफ्लेक्शन किसके अबाउट करेगी। ठीक है, तो हम सपोज यहाँ पर थीटा रख लेते हैं 90 डिग्री, थीटा क्या रख लेते हैं 90 डिग्री। तो हमने क्या बोला कि ये मैट्रिक्स जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगी अक्रॉस द लाइन जो ओरिजिन से पास होकर जा रही है, यानी ये हमारा अगर R2 स्पेस है तो ओरिजिन से पास होकर जाएगी हमेशा लाइन, और एंगल कितना होगा θ/2। अगर आपने थीटा 90 रखा है तो इस लाइन का एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो बेसिकली ये जो मैट्रिक्स होगी हम 90 डिग्री रख के बनाएंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0, ये हमारी मैट्रिक्स होगी। तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या करेगी, हर एक वेक्टर को इस लाइन के अबाउट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए -1,1 से पर ऑपरेट करती हूँ, -1,1 पर ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा -1, तो कहाँ चले गए हम 1 पर -1 की तरफ चले गए। हमारा ये कहाँ था, यहाँ था, और इसकी देखो मिरर इमेज आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि थीटा का जो है वो क्या होगा, हाफ। ये जो लाइन है, जो आपको लाइन डिसाइड करनी है कि किसके अबाउट रिफ्लेक्ट करेगी, उसका जो स्लोप होगी वो क्या होगी, tan θ/2। थीटा का क्या करना है, हाफ करना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस होती है, यानी इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे, इनको खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार और, तो वो क्या बन जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस जो होती हैं वो खुद का ही इनवर्स होती हैं। ठीक है, वो खुद का इनवर्स होती हैं। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, इसका ट्रांसपोज यही आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा था कि भाई हमने थीटा के टर्म्स में चीजों को रिप्रेजेंट किया था। थीटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट ना करके हम इसको इन जनरल वे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमने पैटर्न यहाँ पर देखा था, क्या पैटर्न देखा था कि इस वाली मैट्रिक्स में यहाँ पर तो सेम एलिमेंट है और यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट साइन आ रहे थे रोटेशन में। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर हम ए रख लेते हैं और यहाँ पर हम बी और उसका अपोजिट साइन -b रखेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के अपोजिट साइन थे, तो यहाँ पर ए रखेंगे, यहाँ पर -a रखेंगे, और जो ऑफ डायगोनल है वो दोनों क्या थे, बराबर थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एक्सप्लिसिटली ये लिखना पड़ेगा कि भाई a² + b² किसके बराबर होना पड़ेगा, 1 के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि क्या चाहिए, ऑर्थोगोनल, तो हर एक का नॉर्म जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर तो वो अपने आप 1 था, क्योंकि cos² θ + sin² θ क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली ये कंडीशन देनी पड़ेगी या लिखनी पड़ेगी।
ठीक है, तो आपको जब भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल जनरेट करना हो किस में 2x2 में, तो आप ऐसे जनरेट कर सकते हैं, इस तरह की कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि भाई अगर हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए हमें दिया है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर हम उसकी जो रोज हैं उनको इंटरचेंज करते हैं, कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, इंटरचेंज वाला, या फिर हम उसके कॉलम्स जो हैं वो इंटरचेंज कर दें, तो क्या उस मैट्रिक्स की ऑर्थोगोनैलिटी पर कुछ फर्क पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं पड़ेगा। रो इंटरचेंज करने पर या कॉलम इंटरचेंज करने पर, मतलब ये जो इंटरचेंज वाला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है ये लगाने पर मैट्रिक्स की ऑर्थोगोनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑर्थोगोनल बनी रहेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑर्थोगोनल की कंडीशन वो तब भी सेटिस्फाई करेगी, नॉर्म तो वही बना रहेगा क्योंकि हमने रोज इंटरचेंज की है, नॉर्म तो चेंज नहीं होगा। अब रो 1 आपकी रो 2 बन गई होगी, पर रो 1 जब थी तभी तो नॉर्म 1 था, तो रो 2 का भी अब जो है वो नॉर्म 1 ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं आएगा। दूसरा कि आपस में ऑर्थोगोनल इंटरचेंज करने से ऑर्थोगोनलिटी पे चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, वो ऑर्थोगोनल बनी रहेंगी, डॉट प्रोडक्ट अब भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो रो ऑपरेशन जो इंटरचेंज वाला है उसका असर नहीं पड़ता, लेकिन बाकी जो रो ऑपरेशन है, अगर आपने ऐसा कर दिया कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे हम देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो उससे चेंज हो सकता है ऑर्थोगोनैलिटी में, हो सकता है कि जो मैट्रिक्स आई वो आपकी ऑर्थोगोनल ना बने। ठीक है, और तीसरा जो रो ऑपरेशन है वो क्या है कि आपने किसी रो का के टाइम्स दूसरी रो में ऐड कर दिया, तो उससे भी ऑर्थोगोनैलिटी पर असर पड़ेगा। अब तीसरा एग्जाम्पल, हमारा जो परम्यूटेशन मैट्रिक्सेस होती हैं, कोई भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। अब परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या होती है? परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती है कि भाई हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही क्या कर दिया है, उसकी रोज को ही इंटरचेंज कर दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रोज को ही क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है, उससे जो मैट्रिक्स बनेगी डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन लगाने से क्या बनेगी, परम्यूटेशन मैट्रिक्स बनेंगी। यानी कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स की आप क्या बोल सकते हो कि उसकी हर एक रो और हर एक कॉलम में सिर्फ एक ही बार 1 अपीयर होगा, बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी, बिकॉज वो क्या है, आइडेंटिटी को ही हमने शफल कर रखा है। ठीक है, आइडेंटिटी में यही होता है, सिर्फ एक ही जगह पर 1 होता है, बाकी सब जगह 0 होता है एक रो में और सिमिलरली एक कॉलम में। ठीक है, तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स में आप ऑब्जर्व करोगे कि वो क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। क्यों? क्योंकि यही रिजल्ट हम यूज करेंगे। क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है सिर्फ किसमें, आइडेंटिटी में। तो पहले बता दो कि क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं, बिल्कुल है। आइडेंटिटी और आइडेंटिटी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, क्या जीरो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है? नहीं, जीरो मैट्रिक्स कभी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, आइडेंटिटी कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। और परम्यूटेशन का इनवर्स क्या बन जाएगा, यहीं से देखो, हम बोल रहे हैं ए ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और वो आइडेंटिटी के भी बराबर है, मतलब कि ये जो ए का ट्रांसपोज है यही इनवर्स की तरह काम कर रहा है। राइट, तो किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए आप बोल सकते हो, और चूंकि परम्यूटेशन मैट्रिक्स भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो आप ये बोल सकते हो कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही उसका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इट्स इनवर्स। और यहां से आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा ही इन्वर्टिबल होती है, हमेशा इन्वर्टिबल होती है। ऐसा कोई केस नहीं है जहां पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो और वो इन्वर्टिबल ना हो, यानी इसका डिटर्मिनेंट हमेशा ही क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। और क्या आ सकता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तरफ, कि भाई एक एक करके हम देखते हैं कि हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले रहे हैं कि ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, तो क्या उनका सम ऑर्थोगोनल होगा, प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इन सब के बारे में देखेंगे। हमें बोला है कि ए और बी ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और जो कि आइडेंटिटी के बराबर है। सिमिलरली बी हमें ऑर्थोगोनल दिया है, यानी बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर है जो कि आइडेंटिटी के बराबर है। और हम के जो है वो एक कांस्टेंट स्केलर लेकर चल रहे हैं जो कि एक रियल नंबर है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एडिशन को। ए प्लस बी जो है वो जरूरी नहीं है कि वो ऑर्थोगोनल हो, क्योंकि ए प्लस बी को ऑर्थोगोनल बनने के लिए क्या होना पड़ेगा कि भाई ए प्लस बी का ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी आना चाहिए। तो अगर हम इसको खोलें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ रहा है। क्या ये आइडेंटिटी के बराबर, अगर ये आइडेंटिटी के बराबर बन जा रहा है तो हो जाएगा ऑर्थोगोनल, अगर ये नहीं बन पा रहे तो ये ऑर्थोगोनल नहीं होगा। तो काफी रेयर चांसेस हैं कि ए प्लस बी आपका ऑर्थोगोनल बन जाए। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि अगर मैंने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या वो हमेशा ऑर्थोगोनल बनी रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे पास कंडीशन आएगी, ऑर्थोगोनैलिटी की क्या कंडीशन आएगी इस केस में, हमें क्या चाहिए भाई, के ए का ट्रांसपोज जो है वो के ए के साथ कम्यूट होना चाहिए और वो किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो भाई के ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, के ए ट्रांसपोज इंटू के ए। अब जो स्केलर इसको हम एक साथ ले सकते हैं, के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर ए ट्रांसपोज ए आ जाएगा। मुझे पता है कि ए ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज ए तो आइडेंटिटी के बराबर है, लेकिन के स्क्वायर का क्या करूं, के स्क्वायर आइडेंटिटी आया है मेरे पास, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 1 होनी पड़ेगी, यानी कि के स्क्वायर 1 के बराबर है। इसका मतलब के किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 1 के बराबर ही हो सकता है। तभी हमारी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो ऑर्थोगोनैलिटी प्रिजर्व करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट का केस कि भाई हमने ए और बी जो मैट्रिक्स है उनको प्रोडक्ट अगर करें, मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो क्या वो ऑर्थोगोनल बनी रहेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट हमेशा ऑर्थोगोनल होगा। ए और बी अगर ऑर्थोगोनल है तो ए बी भी ऑर्थोगोनल बन जाएगा, चाहे वो कम्यूट कर रही हो या ना कर रही हो, कम्यूटेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख सकते हो आप, ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी करोगे तो ट्रांसपोज उल्टा खोलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हमें दिया गया है कि ए ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी होगा, और वैसे ही बी ट्रांसपोज बी भी आइडेंटिटी बन जाएगा, तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल हमेशा क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज की। क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल होगा। तो सेम चीज हम यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज के साथ कम्यूट करना चाहिए। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, वापस से ए आ जाएगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है, आइडेंटिटी, क्योंकि हमें दिया है कि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हमने यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट लिया है कि हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू ए लिया है। आप दूसरा भी चेक कर सकते हैं, दोनों ही चेक कर लीजिएगा। ए ट्रांसपोज भी आप चेक कर लीजिएगा, वो भी आपका आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ए ट्रांसपोज हमेशा ऑर्थोगोनल बन जाएगा अगर ए ऑर्थोगोनल है तो। और अभी अभी ऊपर डिस्कस किया था कि भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स होता है। तो अगर हम इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो वो क्या होगा, ए ट्रांसपोज ही होगा, तो वो भी क्या हो जाता है, ऑर्थोगोनल हो जाता है। ठीक है, इनवर्स हो गया। अब बात कर लेते हैं पावर की। पावर में क्या हो रहा होता है, हम क्या कर रहे हैं, ए की कोई भी पॉजिटिव पावर ले रहे हैं। तो पावर में क्या हो रहा है, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। और अभी हमने ऊपर किया था कि भाई प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो ए ऑर्थोगोनल है, दूसरा ए भी ऑर्थोगोनल है, इनको मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर बना तो वो भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल ही होगा। तो यहाँ से हम किससे, पीएमआई से ये प्रूव कर सकते हैं, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं कि ए रेज़ टू पावर एन भी ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स दी है 0 0 डायगोनल पर है, और 1 -1 बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी हमने लिया है 1/√2 1/√2 -1/√2 1/√2। हमने ए बी निकाला जो कि हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आई है, और हमने अगर के 2 ले लिया तो ये जो आया ये ऑर्थोगोनल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसकी लेंथ 1 नहीं है, हर एक रो की लेंथ 1 नहीं है। जब आप 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आ रहा है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ रहा है, तो इसकी लेंथ तो क्या आ रही है, 4 आ रही है। इस वेक्टर की लेंथ क्या है, 4 है, वो 1 नहीं आ रही है। ठीक है, आप यहाँ से ए प्लस बी निकाल कर देख लीजिए। ए प्लस बी निकालते हैं हम, क्या आएगा, 1/√2 आ जाएगा, 1 + 1/√2 आ जाएगा, -1 -1/√2 आ जाएगा, और यहाँ से 1/√2 आ जाएगा। क्या ये ऑर्थोगोनल है, नॉर्म देख लो सबसे पहले तो। इसका स्क्वायर आ जाएगा 1/2, और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 + 2/√2, यानी कि 2 + 2/√2। क्या ये 1 है, ये 1 के बराबर नहीं है, तो ये हमारी ऑर्थोगोनल नहीं बनेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम रिजल्ट्स की तरफ, डिटर्मिनेंट रैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने बात की ऊपर कि भाई ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए, यानी ए और ए ट्रांसपोज आपस में कम्यूट करेंगे और वो आइडेंटिटी के बराबर होंगे। तो यहाँ से आप एक ले लीजिए, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लूँ तो आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा। सही बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स में अलग अलग कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, बिल्कुल। और हमें पता है कि भाई ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट तो सेम ही होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर 1 के बराबर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि ये +-1 ही हो सकता है। तो अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट +-1 ही हो सकता है, यानी कि डिटर्मिनेंट हमेशा हमारा क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो अगर हम रैंक की बात करें तो इफ एंड ओनली इफ केस है, तो रैंक हमेशा हमारी क्या आ जाएगी, फुल रैंक आ जाएगी, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ जाएगी, या बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी। रैंक आपकी हमेशा एन आएगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रिजल्ट बोल रहा है कि भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस जो होती हैं वो वेक्टर की लेंथ को क्या करती हैं, प्रिजर्व करती हैं। मतलब कि अगर आपके पास वी एक वेक्टर है, उसकी लेंथ यानी उसका नॉर्म किसके बराबर हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वी, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट, यानी कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी ट्रांसपोज वी हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगी, नॉर्म सॉरी लेंथ ऑफ अ वेक्टर हो जाएगी। अगर हम स्क्वायर ले ले तो ये आपके पास ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। हम क्या बोल रहे हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है वो लेंथ ऑफ वेक्टर को प्रिजर्व करती है। इसका मतलब एक वेक्टर पर अगर मैं किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को ऑपरेट कर दूं तो इसकी जो लेंथ होगी वो इस वेक्टर की लेंथ के बराबर ही होगी। मतलब ये लेंथ को मेंटेन करेगा, लेंथ को बढ़ाएगा घटाएगा नहीं। और यही इंपॉर्टेंट यूज है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, कि ये वेक्टर्स को एज इट इज ट्रांसपोर्ट कर देगा, उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं करता है। अब ये रिजल्ट क्यों आया, कैसे आया, देखते हैं। अब हम बात करते हैं ए वी के नॉर्म के बारे में। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि ए वी का जो नॉर्म है वो वी के नॉर्म के बराबर है। वेक्टर लेंथ जो है वो क्या हो रही है, प्रिजर्व हो रही है, मैट्रिक्स को ऑपरेट करने के बाद लेंथ चेंज नहीं हो रही। तो मैं इसका स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर लो इसमें।
क्योंकि स्क्वायर रूट से डील नहीं करना पड़ेगा। फिर ये आइडेंटिटी अगर हम प्रूव कर दें तो हमारा ए वी का नॉर्म बी के नॉर्म के बराबर आ जाएगा। तो ये किसके बराबर है, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए वी। और ये हमने क्या डिस्कस किया था कि ये क्या आएगा, ए वी का क्या करना है ट्रांसपोज। ये हम रियल के केस में ही देख रहे हैं, ये इनर प्रोडक्ट जो ऊपर डिफाइन किया था वो रियल स्पेस में ही क्या था। अगर यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में हम ये जो इनर प्रोडक्ट है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी का, वो क्या आ जाएगा, ए थीटा बी आ जाएगा। यहाँ पर हम ट्रांजुगेट करेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करेंगे इन प्लेस ऑफ ट्रांसपोज ओनली। ठीक है, तो उस केस में हमारा नॉर्म क्या हो जाता है, ए का, वो क्या हो जाएगा, ए थीटा ए हो जाएगा। इसमें बढ़ते हैं आगे, तो ये हो जाएगा ए वी ट्रांसपोज ए वी। सही बात है डेफिनेशन से। अब ट्रांसपोज खोलिए, वी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर स्पेस R2 पे ही हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। ऊपर ऑब्जर्व भी किया था हमने, क्योंकि R2 पर देखना आसान है यहाँ पर, बाकी आप Rn तक जा सकते हो, कोई भी एन ले सकते हो। यहाँ पर हमारा जो ए ट्रांसपोज ए है वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। तो वी ट्रांसपोज वी हमारा आंसर आ गया। वी ट्रांसपोज वी क्या है, नॉर्म ऑफ बी का स्क्वायर है। तो हमने देखा कि भाई नॉर्म ऑफ ए वी स्क्वायर जो है वो नॉर्म ऑफ बी स्क्वायर के बराबर है, यानी कि नॉर्म ऑफ ए वी नॉर्म ऑफ बी के बराबर ही आएगा, मतलब वेक्टर लेंथ प्रिजर्व हो रही है। अब वापस से यहाँ देखो रोटेशन वाले पे, रोटेशन में क्या हुआ था कि हमारा जो 1,0 था, राइट, उस पर हमने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑपरेट की जिसमें हमने थीटा 45 डिग्री लिया था। तो ये 45 डिग्री रोटेट होकर हमारा कहाँ पहुंच गया था, 1/√2, 1/√2 पर पहुंच गया था। ठीक है, ये क्या था, हमारा वेक्टर था। इसकी लेंथ कितनी है, 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 है। इसकी लेंथ कितनी है, 1/2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2, 1/√2 का स्क्वायर क्या है, 1 ही है। लेंथ क्या आई, सेम आई। मैट्रिक्स ऑपरेट करने के बाद भी वेक्टर की लेंथ में कोई बदलाव नहीं आया, उस मैट्रिक्स ने उस वेक्टर को उसी लेंथ के वेक्टर पर ही भेजा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो -1,1 था वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर गया, 1,-1 पर, राइट। इसका नॉर्म क्या था, 1 + 1 यानी कि 2, नॉर्म करेंगे तो √2 था। और इसका नॉर्म क्या है, इसका नॉर्म भी √2 है। ठीक बात है कि नहीं, नॉर्म में कोई चेंज नहीं हुआ। तो वेक्टर की लेंथ में बदलाव नहीं होता है मैट्रिक्स ऑपरेट करने पर, वो उसकी लेंथ को प्रिजर्व करती है। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास आता है, रिजल्ट नंबर 3। ये कह रहा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस जो हैं वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी क्या करती हैं, प्रिजर्व करती हैं। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी एज इट इज रहेगा। इसका क्या मतलब है, सपोज ये मेरा R2 है, यहां पर मेरा एक वेक्टर है V1, ठीक है, और ये थीटा एंगल बना रहा था, θ1 एंगल बना रहा था। दूसरा वेक्टर है मेरा ये V2, ये θ2 एंगल बना रहा था। तो V1 और V2 के बीच में कितना एंगल हो गया, θ2 माइनस θ1। यहां तक बात ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, इस V1 पर मैंने रोटेशन मैट्रिक्स ऑपरेट की। रोटेशन मैट्रिक्स एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑपरेट की, रोटेशन मैट्रिक्स ऑपरेट की है जो इसको थीटा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देगी, रोटेट कर देगी। तो जो V1 वेक्टर θ1 पर था, इस पर जब मैं मैट्रिक्स ऑपरेट करूंगी जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से रोटेट कर रही है, इसका मतलब जो नया होगा V1 डैश जो होगा वो कहाँ बनेगा मेरे पास, दूसरे कलर से बनाते हैं, वो बनेगा मेरा कुछ ऐसे, θ1 प्लस थीटा एंगल पर। ठीक है, और नया जो वेक्टर होगा मेरा V2 डैश, वो कहाँ बनेगा, कुछ इधर बनेगा। कितने एंगल पर बनेगा, θ2 प्लस थीटा पर, मतलब दोनों के दोनों थीटा एंगल से हमारे रोटेट हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब भी इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा बताओ, अब भी इन दोनों के बीच का एंगल हमारा θ2 माइनस θ1 ही रहेगा। तो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑपरेट करने पर दो वेक्टर्स के बीच में पहले जितना एंगल था, करने ऑपरेट करने के बाद भी उतना ही एंगल बना रहेगा। एंगल प्रिजर्व होता है, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। आप रिफ्लेक्शन में भी ये देख सकते हैं। सपोज यहाँ पर हमारा एक हम इसके अबाउट, यानी हमारी जो 45 डिग्री पर ये हमारी इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस पर, y इक्वल्स टू एक्स के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर है 1,2, ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी जो मैट्रिक्स बनी थी वो क्या बनी थी, 0 1 1 0, राइट। तो इमेज क्या आ जाएगी 1,2 की आफ्टर रिफ्लेक्शन, 2,1, कितनी आ गई, 2,1। तो यहाँ कुछ हमारी इमेज आ गई। अब हम एक वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पर जो हमारा है 0,1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 0,1 की इमेज क्या आएगी, 1,0 आ जाएगी। 1,0 कुछ यहाँ होगा। एक की इमेज यहाँ आ रही है, दूसरे की इमेज यहाँ आ रही थी। यहाँ पर एक वेक्टर है, यहाँ पर एक वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है ये बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कहाँ से बताओगे, वेक्टर अलजेब्रा में जाके देख सकते हो कि इनके बीच में कितना एंगल है।
आप वहां से एंगल निकाल के देखिएगा कि यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल 0 1 और 1 2 के बीच जो एंगल है, और आपका 1 0 और 2 1 के बीच में जो एंगल है वो क्या आएगा, बराबर आएगा। निकाल लेते हैं। ऊपर क्या रखते हैं, डॉट प्रोडक्ट रखते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 2। नीचे क्या रखते हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं दोनों के। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड 2 टू 4 + 1 √5 है। ठीक है, तो कोस इनवर्स दिस आपका क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। अब इन दोनों के बीच का देखो, डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, और नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो √5 ही आएगा। तो कोस इनवर्स 2/√5 आ रहा है यहाँ पर भी। तो एंगल भी दो वेक्टर्स के बीच का क्या करता है, प्रिजर्व करता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं रिजल्ट 4 की तरफ। ये कह रहा है कि अगर हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज की बात करें तो वो हमेशा क्या होती है, यूनिट मॉड्यूलस की होती है। इसने मॉड्यूलस यूनिट बोला है, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो 1 और -1 ही होंगे। ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट हमारा हमेशा क्या होगा, +-1 ही होगा। लेकिन आइगन वैल्यूज जरूरी नहीं है कि +-1 होगी। आइगन वैल्यूज आपकी कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है। ठीक है, कल भी हमने देखा था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, रियल एंट्रीज हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा उसमें रियल कोफिशिएंट होंगे, तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आ सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट्स जो भी आएंगे वो किसमें आएंगे, पेयर में आएंगे। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आ रही हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगी। और यहाँ पर ये कंडीशन है कि वो यूनिट मॉड्यूलस की ही होंगी। जो आइगन वैल्यूज आएंगी उनका मॉड्यूलस 1 ही होगा, यानी कि वो एक आपके सर्कल पर ही लाए कर रही होंगी, 1 रेडियस के सर्कल पर ही लाए कर रही होंगी आपकी आइगन वैल्यूज। ये कैसे आया, अब इस रिजल्ट को देख लेते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए लैम्डा एक आइगन वैल्यू है ए की, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, तो ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स आ जाएगा। अब हमें नहीं पता कि लैम्डा कैसी आइगन वैल्यू है, मतलब रियल है या कॉम्प्लेक्स है, नहीं पता। अगर रियल हुई तो एक्स भी रियल वेक्टर मिलेगा, तो ट्रांसपोज से काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास लैम्डा हमारी क्या हुई, कॉम्प्लेक्स हुई, तो एक्स भी हमारा कॉम्प्लेक्स आइगन वेक्टर, मतलब आइगन वेक्टर की जो टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी, कॉम्प्लेक्स आएंगी। तो उस केस में हमारा सिर्फ ट्रांसपोज से काम नहीं चलेगा। कॉम्प्लेक्स के केस में हम कैसे डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, ट्रांजुगेट से। यहाँ पर कौन सी वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स में हम यूज करते हैं, मतलब ट्रांजुगेट वाली यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, इनकी लेंथ बराबर होगी। यानी कि हमारी जो ये है, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा ए एक्स का इनर प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा हमारा लैम्डा एक्स का इनर प्रोडक्ट। अभी अभी मैंने ऊपर बताया था कि कॉम्प्लेक्स के केस में कैसे डिफाइन करेंगे कि ए एक्स ट्रांजुगेट ए एक्स आएगा। सिमिलरली यहाँ पर लैम्डा एक्स ट्रांजुगेट लैम्डा एक्स आएगा। ठीक है, राइट। फिर यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा कि एक्स ट्रांजुगेट ए एक्स आ गया। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा कि भाई लैम्डा का कॉन्जुगेट एक्स ट्रांजुगेट लैम्डा एक्स। ठीक है, अब हम लेकर चल रहे थे कि भाई ए हमारी क्या है, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि उसकी एंट्रीज रियल है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि हम उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं और फिर उसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं। अब रियल एंट्रीज है तो कॉन्जुगेट करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए थीटा जो है वो ए ट्रांसपोज के ही बराबर है रियल के केस में, अगर एंट्रीज रियल है तो। यानी कि हमारे पास क्या है, ए एक्स ट्रांजुगेट ए ट्रांसपोज ए एक्स किसके बराबर है, लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स ट्रांजुगेट लैम्डा एक्स के बराबर है। ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि हमें ए ऑर्थोगोनल दिया है, यानी कि हमारे पास आ गया कि एक्स ट्रांजुगेट एक्स जो है वो किसके बराबर है, लैम्डा कॉन्जुगेट लैम्डा एक्स ट्रांजुगेट एक्स के बराबर है। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्म ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको, ये आ गया हमारा लैम्डा कॉन्जुगेट लैम्डा, और इधर भी क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स है। ठीक बात है, एक तरफ लेकर आओ, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट लैम्डा, इसके बराबर 0 के बराबर। अब एक्स क्या था, आइगन वेक्टर था। आइगन वेक्टर क्या होता है, नॉन जीरो होता है। जब वेक्टर नॉन जीरो है तो क्या उसकी लेंथ 0 हो सकती है, नहीं। तो मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि लैम्डा कॉन्जुगेट लैम्डा को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। अब हमें पता है कि भाई जेड कॉन्जुगेट जेड किसके बराबर होता है, मोड जेड स्क्वायर के बराबर होता है, बोलो हाँ कि ना, राइट, कॉम्प्लेक्स में। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि भाई मोड लैम्डा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। मतलब लैम्डा का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मॉड्यूलस होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया कि भाई मॉड्यूलस जो है आइगन वैल्यू का वो हमेशा 1 रहेगा। जो आइगन वैल्यू है वो हमारी यूनिट सर्कल पर लाई करेगी। नेक्स्ट रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 5। इसमें बोला है कि सेट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, मतलब कि अगर हम सभी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस को इकट्ठा कर लें तो वो एक सब ग्रुप बन जाता है। यहाँ पर मैंने सब ग्रुप बोला है, सब स्पेस की बात नहीं की गई है, वेक्टर स्पेस में नहीं जा रहे, हम ग्रुप पर ही रुक रहे हैं। ठीक है, सब ग्रुप बन जाएगा किसका, ग्रुप ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का। अब ग्रुप ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस यानी जेनरिक लीनियर ग्रुप जो होता है आपका, जनरल लीनियर ग्रुप, जिसकी कंडीशन क्या होती है कि एन आर लिख देते हैं, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स कि डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तभी वो इन्वर्टिबल होगा, राइट। तो इसका एक सब ग्रुप बन जाता है हमारा सेट ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। इसको ऑर्थोगोनल ग्रुप भी बोल सकते हो आप, ओ एन से रिप्रेजेंट करते हैं साइज एन पर।
कैसे? अभी अभी देख, और क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो हमने ऊपर देखा था कि भाई ए अगर ऑर्थोगोनल है, बी ऑर्थोगोनल है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ए ऑर्थोगोनल है तो ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल है। ठीक है, एसोसिएटिव हो जाएगा, क्लोजर हो गया, इनवर्स हो गया, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इटसेल्फ इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी भी जा रही है। तो हमने देखा कि भाई ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और इस ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में भी अगर हम वो सारी मैट्रिक्स इकट्ठी कर ले जिनका डिटर्मिनेंट 1 है, क्योंकि ऑर्थोगोनल के केस में क्या है, डिटर्मिनेंट 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम वो सारी इकट्ठी कर ले जहां पर डिटर्मिनेंट 1 है, तो हमारा उसको क्या बोल देते हैं, स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप बोल देते हैं। और उसमें हमारी बेसिकली सारी क्या आती है, रोटेशंस आती है। क्या आती है, रोटेशंस आती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप रोटेशन की जनरल हमारी जो मैट्रिक्स है वो देखेंगे और इसका आप डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका भी 1 आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका भी 1 ही आएगा। वहीं अगर आप रिफ्लेक्शंस का देखोगे डिटर्मिनेंट, तो वो क्या आएगा, आपका -1 आएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो रोटेशंस का 1 आता है, रिफ्लेक्शंस का -1 आता है डिटर्मिनेंट। ये चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी, छूट गई यहाँ पर। ठीक है, ऑर्थोगोनल ग्रुप हो गया, सारी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इकट्ठी की, और उनमें से भी जब हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट 1 वाली इकट्ठी की, मतलब सिर्फ रोटेशन वाली इकट्ठी की, तो वो हमारा स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट नंबर 6। ये क्या कह रहा है कि अगर ए हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर है, जो कि आइडेंटिटी के बराबर है, और ए ऑड ऑर्डर की है, ऑड ऑर्डर की है, तो वही जो कल बात की थी कि अगर ऑड ऑर्डर है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी जिसमें कोएफिशिएंट्स रियल होंगे और उसका जो डिग्री होगी वो भी क्या होगी, ऑड ऑर्डर की होगी। और जब हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ऑड है, तो उसके पास हम कंफर्म कर सकते हैं कि एक रियल रूट होगा। एक रियल रूट होगा मतलब उसकी पास एक रियल आइगन वैल्यू होगी, और हमारे पास क्या कंडीशन है कि आइगन वैल्यू का मॉड्यूलस 1 होना चाहिए। यानी कि क्या हो सकती है आइगन वैल्यू, या तो 1 हो सकती है या -1 हो सकती है। ठीक है, अगर ओड ऑर्डर की है तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि उसके पास एक रियल आइगन वैल्यू होगी, और अगर आइगन वैल्यू रियल है तो क्या हो सकती है, तो 1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है, क्योंकि मॉड्यूलस 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 1 आइगन वैल्यू हुई ए की, तो इसकी आइगन वैल्यू 0 बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर 1 आइगन वैल्यू है, मान लीजिए ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स हमारे पास आ रहा है किसी आइगन वेक्टर एक्स के लिए, तो अगर मैं a माइनस आई को इस x पर ऑपरेट करूं तो क्या आएगा, देखो ए एक्स आएगा माइनस आई एक्स, आइडेंटिटी को ऑपरेट करेंगे तो x ही आ जाएगा। ए एक्स भी x है, तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 आइगन क्या बन जा रही है, आइगन वैल्यू बन जा रही है a माइनस आई की। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहीं से इसका डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा, मतलब ये पार्ट हमारा सिंगुलर बन जाएगा। और अगर आइगन वैल्यू -1 हुई a की, -1 अगर एक आइगन वैल्यू हुई ए की, यानी कि ए एक्स इज इक्वल्स टू -x, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही होगी, तो उस केस में ये जो पार्ट है, मतलब a प्लस आई के पास आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आइगन वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारा सिंगुलर बन जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है। ठीक है, ये देखो a प्लस आई ऑपरेट कर लेते हैं इसी आइगन वेक्टर x पर, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस आइडेंटिटी ऑपरेट करेंगे तो x, ये क्या देगा, -x, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगेन x आपका 0 के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, आइगन वेक्टर बन जाएगा a प्लस आई के लिए, 0 आपकी आइगन वैल्यू बन जाएगी। तो क्या बोल रहा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर की है, तो या तो a प्लस आई सिंगुलर होगा या a माइनस आई सिंगुलर होगा, मतलब या तो a प्लस आई का डिटर्मिनेंट 0 होगा या a माइनस आई का डिटर्मिनेंट 0 होगा। नेक्स्ट रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 7 कि जो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज है हमारी, वो हमेशा क्या आएंगी, कॉन्जुगेट पेयर में आएंगी। अगेन हम यहाँ पर यही लेकर चल रहे हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो रियल है, उसकी एंट्रीज रियल है, तो कोएफिशिएंट जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में वो क्या आएंगे, रियल आएंगे। तो हमारी जो रूट्स हैं, जो आइगन वैल्यूज हैं, उनका सम, उनका प्रोडक्ट, फिर हम ये भी देखते हैं कि दो दो का प्रोडक्ट करके फिर ऐड करते हैं, फिर तीन तीन का प्रोडक्ट करके ऐड करते हैं, डिपेंड करेगा कि हमारा पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है, वहां से हमारे पास रिलेशन आता है कोएफिशिएंट और रूट्स में। तो वो सब क्या है, रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो कॉन्जुगेट पेयर में आना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज। ठीक है, वो एक इकलौती नहीं आ सकती। अगर a प्लस आई बी आ रहा है तो a माइनस आई बी को भी आना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 8 कि एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है वो हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स भी बन जाती है। अब नॉर्मल मैट्रिक्स क्या है, नॉर्मल मैट्रिक्स मान लीजिए कि एक बड़ा स्पेस है। नॉर्मल होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सिर्फ ये कंडीशन है कि ए और ए ट्रांसपोज को आपस में कम्यूट करना चाहिए, यानी ए ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ये आइडेंटिटी के बराबर, ये आवश्यकता नॉर्मल मैट्रिक्स बनने के लिए नहीं है। अगर वो आइडेंटिटी के बराबर भी बन जा रहा है तो वो क्या हो जाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। तो नॉर्मल मैट्रिक्स इज अ बिगर स्पेस, बिगर सेट, और ऑर्थोगोनल उसका स्पेशल केस है जहां पर ए ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज ए के बराबर तो है ही, और वो आइडेंटिटी के बराबर भी हो जाता है। ठीक है, तो भाई ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन में ही ये है कि भाई ए ट्रांसपोज आपस में कम्यूट कर रहे हैं,
तो वो नॉर्मल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वहीं से हमारा ये रिजल्ट नंबर 8 आ रहा है कि एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स बन जाएगी। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी नॉर्मल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। क्यों? क्योंकि ऑर्थोगोनल होने के लिए तो ये क्या किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 0 2 2 0, यही आ जाएगा, राइट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 0 0 4। दूसरी तरफ से करो, ये ए था, ये ए ट्रांसपोज था। अगर ए ट्रांसपोज ये निकालोगे तो भी क्या आएगा, 4 0 0 4 ही आएगा। तो ए ट्रांसपोज आपस में कम्यूट कर रहे हैं, पर क्या ए ऑर्थोगोनल है, नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ देखोगे तो 1 है, क्या नहीं है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नॉर्मल हो सकती है, बट नॉर्मल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि ऑर्थोगोनल होगी। नेक्स्ट है हमारा रिजल्ट नंबर 9। ये क्या कह रहा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस जो होती हैं वो प्रिजर्व करती हैं इनर प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट को प्रिजर्व करती है। मतलब क्या कह रहा है ये, कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है v1 और v2 और इनका मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला है, तो हमने डेफिनेशन से क्या देखा था कि इनका डॉट प्रोडक्ट हम क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो क्या था हमारा v1 ट्रांसपोज v2 था। ये क्या कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी अप्लाई कर दूं, यानी a v1 और a v2 का डॉट प्रोडक्ट निकालूं, तो वो भी इसके बराबर ही आएगा। मैट्रिक्स ऑपरेट करने से जो इनर प्रोडक्ट है वो प्रिजर्व रहता है, दोनों चीजें बराबर आएंगी, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं ए वी वन डॉट ए वी टू। तो ए वी वन डॉट ए वी टू किसके बराबर हो जाएगा, डेफिनेशन से हमारा ए वी वन का ट्रांसपोज इंटू ए वी टू। ठीक है, ट्रांसपोज उल्टा खुलेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, वी वन ट्रांसपोज ए वी टू। ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, बिकॉज ए हमें क्या दिया है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया है। तो ये किसके बराबर आ गया, वी वन ट्रांसपोज वी टू के बराबर आ गया, जो कि क्या है, वी वन डॉट वी टू है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस जो हैं वो इनर प्रोडक्ट को क्या करती हैं, प्रिजर्व करती हैं। और इसी से आपके जो पहले दोनों रिजल्ट थे कि जो लेंथ है वो प्रिजर्व रहती है और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी प्रिजर्व रहता है, ये दोनों जो रिजल्ट है 2 और 3 वो इसी वजह से है, क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व करती है। नेक्स्ट रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 10 कि इफ एस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर एस हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए का ट्रांसपोज हमारा माइनस ऑफ ए के बराबर है, देन ए जो है अगर हम इस तरह बनाएं कि आइडेंटिटी माइनस एस और आइडेंटिटी प्लस एस का इनवर्स करके आप अगर ए बना रहे हैं, तो ये हमेशा क्या बनता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनता है। यहाँ पर प्लस और माइनस अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो भी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, तो प्लस और माइनस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये यहाँ से मेन रिजल्ट है कि आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का सिंथेसिस कर सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सहायता से। ठीक है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट भी इसका क्या आएगा, 1 या फिर -1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कंप्लीट की है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।